जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो भी लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं, जिनका टारगेट 11 फरवरी है, उनकी तैयारी में थोड़ा-सा और बूस्ट देने के लिए यहाँ पर आरओ की 10 प्रैक्टिस सेट की सीरीज हम चला रहे हैं, जो कि घटना चक्र की है। इसमें हम सामान्य हिंदी के 10 प्रैक्टिस सेट कराएँगे और वो भी एक प्रैक्टिस सेट मात्र आपको 25 से 27 मिनट लगेगा। तो आप लोग सबसे पहले इस पीडीएफ को निकलवा लें हमारे टेलीग्राम चैनल से। ये देखिए, हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के बाद आप जो है पीडीएफ को निकलवाएं और फिर जो है वीडियो से पढ़ाई करें। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हम बताते हैं उसे डिटेल देखिए। 100% यदि हिंदी में अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, तो भी मान के चलिए मात्र इस 10 सेट को पढ़कर आप कम से कम 40 नंबर प्लस तो ला ही सकते हैं। ठीक है? बाकी इसी यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी हमने पूरी मेहनत के साथ घटना सार का जो यूपी स्पेशल कंप्लीट 6 महीने का है, जुलाई से दिसंबर तक, उसको हमने अपलोड कर दिया है, वो भी मात्र 30 मिनट के वीडियो में। तो 6 पेज का वो पीडीएफ है, आप भी उसे निकलवा कर 2 से 3 बार जरूर पढ़ें। वहां से आपको 5 से 10 क्वेश्चन 100% देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, बिना देर किए हुए इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम बात करेंगे, ये घटना चक्र का है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। आप देख सकते हैं, सहायक सहायक समीक्षा अधिकारी। सबसे पहले हम क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अज्ञ का पूछा गया है, विलोम क्या होगा। तो देखिए, आप थोड़ा सा रेजोल्यूशन हाई कर लेंगे, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, वैसे भी क्लियर दिख रहा है। अज्ञ का विलोम कहेंगे तो यहाँ पर अज्ञ का मतलब मूर्ख होता है और इसका विलोम होगा विज्ञ। विज्ञ का मतलब विद्वान होता है। मूर्ख का विलोम विद्वान हो जाएगा। अनुज का मतलब छोटा भाई, इसका विलोम अग्रज होगा। और अल्प का अति होता है। अगला प्रश्न है कि आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो आवर्तक का मतलब होता है एक ऐसी चीज, एक ही चक्कर में बार बार घूमना या बार बार घटित होने वाले को आवर्तक कहते हैं। और इसका सही आंसर आपका बी होगा, अनावर्तक। ठीक है। प्रवर्तक का बात करें तो प्रवर्तक का विलोम अप्रवर्तक होता है। आवृत का अनावृत होता है। आवृत का मतलब छिपा हुआ और अनावृत का मतलब जो छिपा हुआ न हो। और प्रकर्षक का विलोम अपकर्षक होता है। प्रकर्षक का मतलब आगे बढ़ना, ऊपर उठना। अपकर्षक का मतलब डाउन होना। क्लियर। आगे बात करते हैं। जागृति का विलोम यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, जागृति का जो विलोम होगा वो होगा सुषुप्ति। क्लियर है। जागृति मतलब जागना। शयन का विलोम जागरण होता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है, दोनों एक दूसरे के विलोम है। और विश्राम का विलोम सावधान होगा। तीक्ष्ण का विलोम शब्द पूछा गया है, तो तीक्ष्ण का विलोम यहाँ पर क्या होगा, मंद होगा। ठीक है। बाकी प्रखर और तीव्र जो है दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं। आगे बात करेंगे। अगला यहाँ पर है, कौन सा शब्द आरंभ का विलोम नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो सी होगा। ये दोनों एक तरह से समानार्थी हैं, दोनों में माइनर डिफरेंस होता है, लेकिन इसका अंत, समापन और समाप्त ये सब इसके विलोम हैं। क्लियर। अगला प्रश्न दिया है कि प्रारंभिक का विलोम क्या होगा। सही आंसर यहाँ पर बी होगा कि प्रारंभिक का विलोम अंतिम होता है। अगर आदिकालीन का विलोम कहें तो आदि का आधुनिक होता है, तो आधुनिक कालीन हो जाएगा। प्राचीन का विलोम जो है अर्वाचीन हो जाएगा और अनति का विलोम नति हो जाएगा। क्लियर। आगे बात करते हैं। सृष्टि का विलोम पूछा गया है, तो सृष्टि का विलोम जो होता है वो होता है प्रलय। ठीक। बाकी बी सृष्टि कुछ नहीं होता है। हाँ, व्यष्टि और समष्टि, ये ऑप्शन सी और डी एक दूसरे के विलोम है। क्लियर है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर कौन सा विलोम सही नहीं है। तो देखिए, आयात का निर्यात होता है, पाप का पुण्य होता है विलोम, बद्ध का मुक्त होता है। लेकिन यहाँ पर जो डी नूतन दिया है, नूतन का विलोम सनातन नहीं होता है, नूतन का विलोम होता है पुरातन। क्लियर है। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की। यहाँ पर विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा नहीं है, फिर से वही पूछा गया है। तो देख लीजिए, आवर्षण का विलोम जो है अनावर्षण होगा, बिल्कुल सही है। आवर्षण का मतलब जहां वर्षा हो, अनावर्षण का मतलब जहां वर्षा ना हो, सूखा टाइप का हो। आवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है, इसका मतलब भी वही हो गया। या वृष्टि मतलब जिस साइड में वर्षा होती है, पहाड़ वाले इस साइड में, उसको आवृष्टि कहते हैं। जहां नहीं वर्षा होती है उसे अनावृष्टि कहते हैं।
ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आसक्त, आसक्त का जो विलोम होता है वो विरत नहीं होता है, अनासक्त होता है, या दूसरी भाषा में इसे विरक्त कहा जाता है। ठीक है, बाकी आर्ष का विलोम अनार्स होगा। आर्ष का मतलब होता है ऋषियों का बनाया हुआ, और अनार्स का मतलब जो ऋषियों का बनाया हुआ नहीं हो। ठीक है, आगे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा विलोम गलत है, फिर से पूछा गया है। तो यहाँ पर रथी का जो है विरथी होता है, रथी का मतलब वही जो योद्धा उस पे सवार होता है। ठीक है, उन्मुख का विमुख होता है। उपचार का विलोम सदाचार नहीं होता है, उपचार का विलोम अनुपचार होता है, और कृत्रिम का प्राकृतिक होता है। तो सही आंसर यहाँ पर सी होगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर कृष्ण का पर्याय नहीं है, पूछा गया है कौन सा कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो सही आंसर यहाँ पर सी होगा। कोविंद जो है पंडित का पर्यायवाची होता है, जिसे विद्वान कहते हैं। ऋषिकेश जो है भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। ऋषिकेश दो शब्दों से मिला है, मिलकर बना है हृषिक धन ईश। हृषिक का मतलब इंद्रियां होती है, जो हमारी इंद्रियां होती हैं। ईश मतलब मालिक, उनके जो मालिक है वो भगवान श्री कृष्ण है। मुकुंद इनका जो है पर्यायवाची होता है, और कंसार भी इनका पर्यायवाची होता है। कंस धन अरि होता है, तो इनके मामा कंस थे, उनका ये वध किए थे, इसीलिए इन्हें कंसार भी कहा जाता है। अगला शब्द यहाँ पर नागर का पर्यायवाची शब्द दिया है, तो आपका जो सही आंसर यहाँ होगा सी होगा। नागर का मतलब चतुर होता है। ठीक है, लेकिन नागर का एक और पर्यायवाची होता है, नगर में जो रहने वाला होता है उसे नागर कहते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ सिर्फ नगर दिया है, अगर ये होता कि नगर में रहने वाला तो वहां पर पॉसिबिलिटी आपकी हो जाती है, लेकिन दोनों में से एक ही दिया जाएगा। तो नागर का मतलब चतुर होता है। ठीक है, देवनागरी तो लिपि होती है, आप सबको मालूम है। ढोल तो आप जानते ही हैं। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आपको बताना है कि ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पर ब्राह्मण का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो सी होता है। ब्राह्मण को अग्रजन्मा कहते हैं। द्विज, भूदेव, भूसुर, ये सब जो है ब्राह्मण के पर्यायवाची होते हैं। देव देवता का, देवेश इंद्र का, और पंचसर, सर मतलब बाण होता है, ये कामदेव को कहा जाता है। ठीक है, यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। यमुना को जो है पुराणों के अनुसार सूर्य की पुत्री कहा जाता है। तो सूर्य के जितने पर्यायवाची होते हैं उनसे में जा जोड़ देते हैं तो फिर या सुता जोड़ देते हैं तो यमुना का पर्यायवाची होता है। जैसे बी यहाँ पर अर्क धंजा, अर्क मतलब सूर्य होता है, जा मतलब पुत्री, तो अर्कजा हो जाएगा। ये तो यमुना का पर्यायवाची है। पहला दिया गया हंस, अधनसुता, हंस भी सूर्य का पर्यायवाची होता है, और सुता माने पुत्री, ये भी हो जाएगा। यहाँ पर कृष्णा जो शब्द दिया गया है ये भी जो है यमुना का पर्यायवाची होता है। भगवान श्री कृष्ण को यमुना जो है नदी प्रिय थी, इसीलिए कृष्णा भी कहा जाता है। लेकिन जो डी ऑप्शन आपका दिया है कूलंकसा, ये जो है नदी का पर्यायवाची होता है। क्लियर है, आगे बढ़े चलिए। अगला यहाँ पर दिया गया है वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। देखिए आप पीडीएफ निकलवा लें और पेन पेपर लेकर बैठे, आपको कुछ ज्यादा ही समझ में आएगा। वनिता का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो सही आंसर यहाँ पर ए होगा। वनिता का पर्यायवाची महिला होता है, जिसे अबला कहते हैं। सफरी जो है मछली का पर्यायवाची होता है। जानकी माता सीता को कहते हैं, इन्हें उद्भिज भी कहा जाता है, और विधु चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो आप सीधे देखिए, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, बच्चे छोटे से ही रटते हैं, लेकिन हिमकर जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची, हिम को करने वाला, बर्फ को करने वाला, शीतल को करने वाला, तो शीतलता हमें चंद्रमा प्रदान करता है। सूर्य के कुछ और हम महत्वपूर्ण पर्यायवाची की बात करें, जैसे पतंग, सविता, भानु, आदित्य, मारतंड, ये सब सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। विभव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछा गया है। सही आंसर ये हो जाएगा विप्लव विभव का पर्यायवाची नहीं होता है। विप्लव का मतलब होता है विद्रोह, बाकी वित्त, ऐश्वर्य और अर्थ ये विभव के पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि सभी शब्द पर्यायवाची हैं। सही आंसर आपका ए होगा। पार्वती, रुद्राणी, भवानी, उमा, ये सब जो है हेरम्ब जननी, गणेश भगवान की माता है पार्वती। ठीक है, तो ये जो है किसके पर्यायवाची है, सब पार्वती के पर्यायवाची है। पहला आंसर जो है सही है। और हम देख लेते हैं रीता और रिक्त, इसका मतलब खाली होता है, लेकिन तिक्त का मतलब तीखा होता है, तो ये सारे एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हुए। दानव और निशाचर ये राक्षस के पर्यायवाची हैं, जबकि जो अंबक होता है वो आंख का पर्यायवाची होता है। मनोरथ और स्पृहा
ये सब हमारी इच्छा के पर्यायवाची है। मनोरथ, स्पृहा, लालसा, इच्छा, ये सब जो है इसके पर्यायवाची होते हैं। लेकिन जो निलय होता है ये घर का पर्यायवाची होता है, इसीलिए पहला आंसर सही होगा। आगे बात करते हैं, नदी का पर्यायवाची किस वर्ग में नहीं है? तो ध्यान से आप देखेंगे तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। सबसे पहले आपको हम नदी के पर्यायवाची बता दें। आपगा होता है, आप का मतलब होता है स्वयं, अगा का मतलब गमन करना, जो स्वयं से गमन करे उसे आपगा कहते हैं। तटनी, जिसमें तट हो। निम्नगा, जो नीचे की तरफ बहती है, तो नदी पहाड़ों से निकलकर, जैसे गंगा यमुना हो गई, हिमालय पर्वत से निकलकर जो है नीचे जो है जाकर अरब सागर में मिलती है। तरंगड़ी, जिसमें तरंग उठते हैं, ठीक है। सरिता आप लोग जानते ही हैं, और तरंगड़ी, ये सारे नदी के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन इसमें जो बी वाले में दिया गया है, जो जानवी शब्द है, ये गंगा का पर्यायवाची है। और त्रियामा, यामा का मतलब प्रहर होता है और त्रि मतलब होता है रात्रि, तो त्रियामा का मतलब रात्रि हो जाएगा, मतलब तीसरा जो प्रहर होता है उसे कहते हैं, ठीक है। इसीलिए बी आंसर सही होगा। यहाँ पर पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। तो आपको एक यहाँ पर गलत है, वही आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही आंसर आपका डी होगा। सबसे पहले आपको बादल को बता दे। नीरद, नीर मतलब जल और द मतलब देने वाला, तो जल कौन देता है? बादल। बिजली को चंचला कहते हैं, फूल को कुसुम, लेकिन बाण को क्षण प्रभा नहीं कहते। क्षण प्रभा का मतलब जो क्षण भर के लिए आए, तो उसे बिजली कहते हैं। क्षण प्रभा बिजली का पर्यायवाची होता है। अगर हम बाण के पर्यायवाची की बात करें तो बाण को सर कहा जाता है। क्या कहते हैं? सर। आगे बात करते हैं। जितना भी हम डिटेल बता रहे हैं, आपको जो भी समझ में नहीं आता है उसको लिखते जाएं, अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द कौन सा होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। इसे अदित्यका कहा जाता है, ठीक है। जो उपत्यका दिया गया है ये पर्वत के नीचे की समतल भूमि होती है, और पर्वत के जो मध्य की समतल भूमि होती है उसे अपत्यका कहते हैं। क्या कहते हैं? अपत्यका। 3 प्रश्न इससे बनते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द। आदित्यका, उपत्यका, अपत्यका, ठीक है। पहाड़ तो आप जानते हैं, जिसका शिखर समतल हो और जिसका शिखर पठार कहते हैं उसे, जिसका शिखर समतल हो और जिसका शिखर समतल न हो, ऊंचा हो, उसे पहाड़ कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसे अविवेकी कहते हैं, और विवेकी का मतलब जिसे भले बुरे का ज्ञान हो, मतलब सही गलत का जिसे ज्ञान हो उसे विवेकी कहते हैं। दुर्बोध का मतलब जिसे समझना कठिन हो, और दुर्जय का मतलब जिसे जीतना कठिन हो। आगे बात करेंगे। अकिंचन का अर्थ होता है कि जिसके पास कुछ भी न हो उसे अकिंचन कहा जाता है। क्लियर है? तो जिसके पास, देखिए ऑप्शन सी नहीं होगा, गलत ट्रिक हो गया है। ए, जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहते हैं। अगला, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे कहते हैं अध्योड़ा, जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। अनूढ़ा का मतलब होता है अविवाहित प्रेमिका, ठीक है, जिसका भी शादी नहीं हुआ है। परित्यक्ता का मतलब होता है छोड़ी गई पत्नी को परित्यक्तता कहते हैं, ठीक है। और खंडिता का मतलब होता है वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के साथ रहकर सुबह वापस घर आए, उसे खंडिता कहा जाता है। क्लियर है? सारे आपके इसमें जो शब्द दिए गए हैं, सारे शब्द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इनको ध्यान से देखें, और 1 से 2 बार देख लेंगे तो हमने आपको गारंटी बताया है कि कम से कम 40 प्रश्न तो आपको यहाँ से इस 10 सेट से मिल जाएंगे। सीरीज को फॉलो करें और अपने रिव्यू जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगला है, वह कवि जो तत्काल कविता करता है उसको हम आंसू कवि कहते हैं। आंसू का मतलब शीघ्र होता है और कवि का मतलब कवि होता है। इसी आंसू कवि से एक शब्द बनता है आशुतोष। आंसू मतलब शीघ्र और तोष मतलब प्रसन्न। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहते हैं, और आशुतोष भगवान शंकर का पर्यायवाची होता है, ठीक है। और इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सुकवि मतलब सुंदर, उचित या उत्तम जो कवि होता है उसे सुकवि कहते हैं। महाकवि, महान या श्रेष्ठ कवि जो है। रस सिद्ध कवि मतलब जो रस अभिव्यक्ति में कुशल हो उसे रस सिद्ध कवि कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे, जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे कहते हैं उद्भिज। क्या कहते हैं भाई? उद्भिज। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बी। द्विज का मतलब जिसका 2 बार जन्म हो, जो स्वयं से जन्म ले उसे स्वयंभू कहते हैं, और भूधर का मतलब पहाड़ होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर डी हो जाएगा। गोधूली बेला कहते हैं। देखिए, गोधूली, गो मीन्स गाय होता है, धूली मतलब धूल, बेला माने बेला। जब गाय पहले के समय में गाय लोग चराने के लिए खेतों क्षेत्रों में ले जाते थे, लेकिन जब अंधेरा होने का समय होता था
अंधेरा होने से तुरंत पहले सभी लोग अपने गाय भैंसों को वापस लाते थे। तो पहले के ज़माने में पक्की सड़कें नहीं हुआ करती थी, चक्रोट हुआ करता था जो कि मिट्टी का हुआ करता था। तो जब सारी गाय भैंसें एक साथ वापस घर आती थी, तो उनको पैरों के उनके खुर से जो है वहाँ धूल उड़ते थे, इसीलिए उसको गोधूली बेला कहा जाता है। ठीक है? सायंकाल जो होता है कहते हैं सायंकाल इवनिंग आप कहते हैं, शाम के 5 बजे का 5 बजे के बाद के समय को सायंकाल कहते हैं। सूर्यास्त होता है जब वही सूर्य डूबता है, ठीक है? और निशा का मतलब रात ही होता है। अगला यहाँ पर दिया गया है प्रत्युत्पन्नमति क्या होता है? तो प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है अतिशीघ्र सोचना, जो तुरंत सोचकर जो है रचना कर दे उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है? रचना ना करे वो तो आंसू कवि होता है। इसका मतलब जो तुरंत किसी बात को सोच ले उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। जिसका जन्म अभी-अभी हुआ हो उसे नवजात कहते हैं, जिसकी अत्यधिक चर्चा हुई हो उसे बहुचर्चित कहते हैं और जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ कहते हैं। जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। बहुभाषी का मतलब जो एक से अधिक भाषाओं को जानता है। मितभाषी का मतलब जो कम बोलता है। अल्पभाषी का मतलब भी कम होता है। लेकिन आपसे प्रश्न में यदि पूछा जाए कि जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं, तो पहले प्रायोरिटी आप मितभाषी को ही देंगे। स्पर्शजन्य बीमारी के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो जो स्पर्शजन्य का मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जो छूने से हो जाए उसे कहते हैं संक्रामक बीमारी। ठीक है? यह एक से दूसरे में फैलता है। संक्रमित का मतलब जिसको हो जाए। और संक्रांति आप जानते हैं अभी जो है एक दिन पहले जो है 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाई जाती है। मतलब जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है उसे हम कहते हैं संक्रांति कहते हैं। सूर्य वर्तमान में जो है अब उत्तरायण हो रहा है, अब धीरे धीरे गर्मी आपकी बढ़ेगी। अगला यहाँ पर दिया गया है अटारी शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो सही आंसर यहाँ पर डी होगा, अट्टालिका होता है। अट्टालिका क्या होता है? अटारी क्या होता है? आप जानते होंगे, इसे कोठा कहते हैं। जो किसी घर के ऊपर वाला जो कमरा होता है उसे जो है अटारी या कोठा कहा जाता है। ऊन का तत्सम शब्द पूछा गया है, सही आंसर आपका डी होगा। ऊन का जो तत्सम शब्द होता है वो ओढ़ होता है। और यहाँ तत्सम तद्भव का हम आपको एक ट्रिक बता दें, यदि अंत में आपको ड़ देखने को मिल जाए किसी भी शब्द में, अंत में ड़, ठीक है, तो वह 100% वह सिर्फ और सिर्फ तत्सम होगा, कभी तद्भव नहीं हो सकता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। आगे हम बात करें इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है पूछा गया है, देख लीजिए। इसका जो सही आंसर आपका बनेगा वो होगा सी, पवन आपका तत्सम है। इसका जो तद्भव होता है वो होता है पौन। ठीक है? पंख का जो तत्सम जो होगा वो क्या होगा? पक्ष होता है। पारा का तत्सम पारद होता है और पकवान का तत्सम पक्वान्न होता है। क्लियर? पोखर शब्द का तत्सम रूप पूछा गया है, तो पोखर का यहाँ पर सही आंसर ए होगा। पुष्कर कहा जाता है। प्रखर का मतलब तेज होता है, बाकी आप जानते ही हैं। आगे बात करें कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, फिर से पूछा गया है, तो सही आंसर इसका जो होगा वो डी होगा। मोती आपका तद्भव है और इसका तत्सम होगा मौक्तिक। घोटक जो है घोड़ा का तत्सम होता है, अग्नि आग का और घट घड़ा का तत्सम होता है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही आंसर आपका बी होगा। कपास का करपट नहीं होता है, करपट का तो कपड़ा होता है और कपास का जो होता है तत्सम वो करपास होता है, ध्यान दीजिएगा। पसीना का प्रस्विन, केला का कदली और ओझा का उपाध्याय होता है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर प्रश्न है, हाँ, तत्सम तद्भव युग्म की श्रेणी से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर फिर से पूछा गया है, तो सही आंसर पहला होगा। जो षडसी लिखा गया है इसका षडसी तत्सम नहीं होता है। इसका तत्सम जो होता है वो होता है संदंशिका। क्या होता है भाई? संदंशिका होता है। क्लियर है? आगे बात करेंगे सगा का स्वक, साथ का सार्थ और कद्दू का कुसमांड होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा इसमें तद्भव शब्द है, तो सही आंसर आपका बी होगा। सीढ़ी तद्भव है, इसका श्रेणी होता है। और शिला का जो है सिल होता है। ठीक है? लाछा का जो है लाख होता है। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा। जो यहाँ पर लौंग दिया है ये लवण का नहीं होता है, लवण का तो नून होता है। लौंग का जो होता है ये होता है लवंग। तत्सम क्या होता है? लवंग। क्लियर है?
बाकी सारे आपके सही हैं। सिर का सिर, सहीजन का सिभांजन और लहसुन का लहसुन होता है। तद्भव शब्द कौन सा है आपको बताना है 40 में। सही आंसर आपका यहाँ पर बी होगा, लाज होगा। लाज का तत्सम जो है लज्जा होता है, ठीक है। रण, इसका जो आपका तद्भव होगा वो होगा लड़ना। लोष्ट का जो है लोढ़ा होता है और क्षार का तद्भव खार होता है। अगला यहाँ पर दिया है कौन सा शब्द अशुद्ध है। यहाँ पर देखिए शूर्पणखा बिल्कुल सही है, शुश्रूषा भी बिल्कुल सही है। शूर्पणखा तो आप जानते हैं रावण की बहन थी। शुश्रूषा का मतलब होता है कर्तव्य परायणता या सेवा का भाव कहते हैं। स्रोत भी सही है, लेकिन जो सुंदरताई लिखा गया है ई नहीं इसमें होता है, सिर्फ सुंदरता होता है। क्लियर है, इसीलिए पहला आंसर सही होगा। आगे बात करें, शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वर्तनी से संबंधित प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपने दुहरे रूप में भी सही होते हैं, इसका मतलब इनका दोनों रूप सही होता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है सारथी का सारथी, एक थ में बड़ी की मात्रा, एक थ में छोटी। सारथी का मतलब होता है जो रथ को हाँकता है, चलाता है। तो यहाँ पर थ पे बड़ी की मात्रा है, छोटी की मात्रा जो भी लगाएगा दोनों सही माना जाता है। धरड़ी, धरड़, ये भी दोनों सही माना जाता है, अपने दोनों रूप में ये सही है। दंपत्ति, दंपत्ति दोनों सही है। तो सही आंसर यहाँ पर डी बनेगा कि सारे के सारे सही हैं। कौन सा शुद्ध शब्द है, बारात नहीं होता है, बारात होता है। ये कुआं ऐसे नहीं लिखते हैं, क पे छोटाओ की मात्रा लगाते हैं और आ पे जो है यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, इस तरह से कुआं लिखा जाता है। क्लियर है। कालिदास में ल पे छोटी की मात्रा होती है और बादाम बिल्कुल सही लिखा गया है। तो आंसर यहाँ पर डी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला शुद्ध वर्तनी का जो है आपको चयन करना है 44 में। सही आंसर बी होगा। जाज्वल्यमान होता है, इसका मतलब होता है चमकता हुआ या प्रकाशमान। क्लियर है। आगे बात करते हैं, सही शब्द कौन सा है आगे आपको बताना है। तो यहाँ पर जो 45 का सही आंसर होगा ये डी होगा, दुग्धोज्वल। दुग्धोज्वल मतलब दुग्ध धन उज्ज्वल। उज्ज्वल जो दुग्ध होता है उसको दुग्धोज्वल कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको बताना है, मतलब एक गलत है और सारा सही है। तो सही आंसर बी होगा, उसकी आंख से आंसू बह रहा था, ये गलत है। सही ये होगा कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर आंसू जो है बहुवचन है, इसीलिए वाक्य को हम बनाएंगे बहुवचन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। यहाँ पर 47 का जो आपका सही आंसर होने वाला है वो होगा डी। डी मतलब समाज की वर्तमान दशा जो है चिंताजनक है। ठीक है, अब एक एक में हम सुधार करेंगे सभी में क्या गलती है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, यहाँ पर जो तरह तरह के लिखा गया है ये यहाँ से उठेगा और रेशम के बाद जाएगा, मतलब कपड़े के पहले आएगा। तो सही वाक्य होगा कि मैंने रेशम के तरह तरह के कपड़े पसंद किए, और किए में यह नहीं होता है, ए होता है। क्लियर है। बी में हम बात करें तो तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए नहीं होता है, तुम्हारी दृष्टि अपनी पुस्तक पर होनी चाहिए। क्लियर। इस ग्रंथ का निर्माण ग्रंथ का नहीं होता है, इस ग्रंथ की रचना तुलसीदास ने किया है। आगे हम बात करेंगे, 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो देख लीजिए, इसका सही आंसर सी होगा, वह दिल्ली अवश्य आएगा। बाकी यहाँ पर सारा क्या है, गलत है। आगे चलते हैं, एक वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर 49 नंबर में यदि हम देखेंगे तो एक वाक्य जो शुद्ध है वो पहला ही है, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना का मतलब होता है कि लज्जा से सर झुक जाना। क्लियर। ये तो सही है, लेकिन और से इसमें हम गलत देखते हैं। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को होता है। देखिए, जो बाजार होता है ना, इसका अवकाश नहीं होता है। बाजार या तो खुलता है या तो बंद होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बाजार की साप्ताहिक बंदी सोमवार को रहती है, ठीक है, या होती है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे, वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। तो वैधव्यता का मतलब दुखी होता ही है, तो दुखी स्त्री नहीं होगा, वह वैधव्य, ता और का दोनों हट जाएगा, वह वैधव्य जीवन बिता रही है, मतलब दुखी वाला जीवन। डी वाला है, मैं सह परिवार सानंदित हूँ। सानंदित नहीं होता है, सानंद होता है, ये शब्द गलत होता है, आनंद के साथ। ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर आपका पहला हो गया। एक वाक्य शुद्ध है, फिर से वही देखना है, 3 गलत है और 1 सही है। तो 50 का जो सही आंसर है सी, गांधी जी चरखा चलाते थे। अब गलत क्या है,
पहला वाला भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए। निर्दयी शासक ये गलत होता है, कई जो है निर्दय शासक हुए, निर्दयी नहीं निर्दय होता है। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, तो 50 का जो बी दिया है, यहाँ पर भीड़ खुद एकत्र होता है, इसलिए यहाँ एकत्रित शब्द बिना मतलब का आया हुआ है। भीड़ जय जयकार कर रही थी, भीड़ कह दिए तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा। एक एक करके प्रत्येक, एक एक करके भी प्रयोग किया गया और प्रत्येक भी किया गया है, तो प्रत्येक को हटाएंगे, एक एक करके छात्र कक्षा से निकल गए। आगे बात करेंगे, विशेषण शब्द कौन सा है पूछा गया है। सही आंसर डी हो जाएगा। ललित आपका विशेषण है। ललित का मतलब होता है मनोहर, सुंदर, कोमल, ठीक है। बाकी यहाँ पर सुंदरता, सौंदर्य और लालित्य ये तीनों की तीनों भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता सुंदर से बना है और लालित्य लाल से बना है, तो सुंदर और लाल ये दोनों तो विशेषण हो जाएंगे, लेकिन इससे ये भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। कौन सा शब्द यहाँ पर विशेष्य है पूछा गया है। सही आंसर सी होगा। अनुवाद विशेष्य है। बाकी अनुवादित, अनुवाद्य और अनुदित तीनों की तीनों जो है इस अनुवाद के जो है क्या है, विशेषण शब्द है। क्लियर है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है आपका कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, आपको बताना है। तो 53 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। आकर्षण जो होता है ये विशेष्य होता है। आकर्षण का जो विशेषण होता है वो होता है आकृष्ट, ठीक है। स्वादु विशेषण है, मतलब स्वाद युक्त होता है। रोमस विशेषण है, रोमस का मतलब होता है रोएदार जो होता है, और हसोड़ जो है हास्य विशेषण बनाई है। अगला यहाँ पर पूछा गया है कौन सा शब्द क्रिया से बना विशेषण है। यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाए। जो खिलाड़ी है वो खेलना से बना है, खेलना से खिलाड़ी। बाकी धार्मिक धर्म से बना है, श्रीमान श्री से, और जाति जाति से बना है, तो सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर बताया है कि वाक्य में विशेषण उपवाक्य की पहचान बताइए। अब देखिए, चूंकि अब यहाँ पर हम आपको पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा हम आपको विशेषण उपवाक्य का हम ट्रिक बता रहे हैं कि जो वाक्य, जो से जब वाक्य की शुरुआत होती है, इसमें कामा करने के बाद, अल्प विराम लगाने के बाद, तो जो से जो शुरुआत होता है वही विशेषण उपवाक्य होता है। इसीलिए यहाँ पर सही आंसर जो है जो मेहनती होता है, और मेहनती यहाँ पर विशेषण भी आया है, ठीक है। तो आप इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो आप सही कर पाएंगे। आगे हम बात करेंगे कि नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ध्यान से देखिए, 56 की हम बात करें तो यहाँ पर सही आंसर डी होगा। जो और है ना, ये विशेषण है। और देखिए, राम और श्याम दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। पानी और खाना जोड़ रहा है, दाल रोटी जोड़ा है। लेकिन राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। यहाँ पर और का अर्थ ये हुआ कि राम ने रोटी खाकर दूसरी रोटी मांगी। क्लियर है। इसीलिए और यहाँ पर विशेषण होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा जो है विशेष शब्द है पूछा गया है 57 में। तो इसका जो सही आंसर पहला हो जाएगा, अंचल आपका विशेष्य हो जाएगा। अंचल का मतलब होता है प्रांत या क्षेत्र। अंचल का विशेषण बनाएंगे तो आंचलिक होगा। क्लियर। अभ्यस्त यहाँ पर दिया गया है। अभ्यस्त का मतलब अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, जो मतलब अभ्यास किया हो। उपेक्षित जो है ये खुद जो है विशेषण है, और उत्कृष्ट भी विशेषण है। 58, कौन सा शब्द विशेष्य है। यहाँ पर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, अग्नि विशेष्य होता है। इसका विशेषण बनाएंगे तो आग्नेय हो जाएगा। कर्मठ जो है कर्म का जो है ये विशेषण है। आसीन आसन का है, और मधुर जो है मधु का विशेषण है। आगे हम बात करेंगे कि कौन सा शब्द विशेषण है पूछा गया है। तो इसमें जो विशेषण शब्द होगा 59 का वो पहला हो जाएगा। औद्योगिक, उद्योग से बना है। उपन्यास आपका विशेष्य है, इसका विशेषण बनेगा औपन्यासिक। और उपनिषद का जो विशेषण बनेगा औपनिषदिक बनेगा, और आदर का विशेषण आदरणीय बनेगा। अगला पूछा गया कि सभी शब्द विशेषण हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए सही आंसर आपका पहला होगा। गुलाबी, प्यास और श्रीमान ये सारे के सारे जो है आपके विशेषण हैं, जबकि यहाँ पर प्राच्य और फेनिल विशेषण हैं। लेकिन जो ये शब्द बुद्ध है, बुद्ध से लेकर नीचे तक सारे के सारे शब्द ये विशेष में आएंगे। बुद्ध, भारत, भाव, मन, मंगल, मर्म, यश, ये सब जो है विशेष में आएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक शब्द दिया है प्राच्य। प्राच्य का मतलब पुराना या प्राचीन, और फेनिल का मतलब होता है झाग युक्त तो जो होता है उसे फेनिल कहते हैं। तो आप देखिए 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। आप यदि इसका पीडीएफ निकलवाकर पेन पेपर साथ लेकर बैठ के पढ़ेंगे ना, तो आप इन 10 सेट को यदि आप कर लेते हैं, हिंदी के इन 10 सेट को, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि हिंदी में आप कुछ भी नहीं जानते होंगे तो मात्र इन 10 सेट से आप 40 क्वेश्चन करके आएंगे। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं। अब 10 सेट का मतलब हो गया 60 दाइन 600 क्वेश्चन हो गया।
और सारे ऑप्शन को आप डिटेल लेंगे तो एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। तो लगभग 2 से 2,500 क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो रहा है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हमने जो है यूपी स्पेशल का घटना सार का डिटेल डाल दिया है और आपके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाए। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर दें।